का जो काम है ना, वो उसमें हमने एक आप ये कहने के चीज एक डिस्कस करनी है कि ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे भी हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अभी कुछ कुछ दिन पहले जो है ना, वो जैसे हमारे पास स्टैक है, तो स्टैक को जो है वो हम अरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको हम लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। इन दोनों दोनों तरीके से हम लिंक इनसे जो है वो प्रोग्राम इनको जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो क्यू होती है, क्यू का भी ये तरीका है कि उसको हम अरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको जो है वो लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हमारे पास जो है मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों इम्प्लीमेंटेशन में से एफिशिएंट कौन सी है, विच वन इज एफिशिएंट। अच्छा, एफिशिएंसी हम किस तरह से लेते हैं, ये इसको इसको डिफाइन करने की जरूरत है। इसको पहले देखने की जरूरत है कि एफिशिएंसी है क्या चीज, हम किस चीज को जो है वो एफिशिएंसी जो है वो हम किस चीज को जो है वो कहते हैं, या हम किस एल्गोरिथम को कहेंगे कि ये एल्गोरिथम जो एफिशिएंट है, ये एल्गोरिथम जो एफिशिएंट नहीं है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या थी कि हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा कि हमने जो है ना वो क्यू का हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा कि इसको हम एक अरे की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो होता ही है कि अरे में हम कहीं पे भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसके दो फंक्शन बनाएंगे। एक को हम कहेंगे एन क्यू और दूसरे को हम कहेंगे डी क्यू। डी क्यू एन क्यू का मतलब है कि ऐड करना क्यू में कोई एलिमेंट, और डी क्यू का मतलब है क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। अब हमारे पास उसके दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि जो इसके जो एक फ्रंट होता है, रेयर होता है क्यू का, फ्रंट पे से एलिमेंट आप रिमूव करते हैं और बैक में से जो है उसको आप जो है ऐड करते हैं, तो फ्रंट एट जीरो। और दूसरा हमने ऑप्शन देखा था विच वन, विच वाज फ्रंट, सॉरी नॉट फ्रंट, दिस इज रेयर एट जीरो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने उसमें एक एक हमने देखा था कि उसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो क्यू होगी, क्यू के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे क्यू एट फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ अरे। ठीक है, वहां पे फर्स्ट एन एलिमेंट्स कह लें या इसको लोकेशंस पे कह लें, वहां पे जो है वो होगी। यानी अगर आपके अरे में क्यू में 5 एलिमेंट्स हैं तो वो क्यू की फर्स्ट 5 पोजीशन पे जो है होंगे, उसके बाद वाली पोजीशन जो है वो खाली रहे। तो ये हमने जो है ना ये हमने किया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि फर्ज करें कि हम फ्रंट को रख लेते हैं जीरो पे, और रेयर जो है वो हायर जो इंडेक्सेस है उसकी तरफ चले जाता है। तो जब भी कोई एलिमेंट हम रिमूव करते हैं तो हमें करना पड़ता है कि बाकी के एलिमेंट्स जो हैं उनको एक एक स्टेप आगे मूव करना पड़ता है। ठीक है, और फिर इसी तरह से जो है वो फिर हमने देखा था कि अगर हम रेयर को जीरो करें तो फिर भी, रेयर को जीरो पे लें तो फिर भी हम इसी तरह से होता है कि जब हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी जगह बनाने के लिए फिर हमें जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये जो शिफ्टिंग है ना, ये नॉर्मली हम करते हैं फॉर लूप की मदद से। एक फॉर लूप लगाते हैं और हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त हमारा फ्रंट और रेयर कहाँ पे, और उसकी उसके बाद जो है फिर हम क्या करते हैं कि फिर एक एक पोजीशन इनको जस्ट आगे जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा, अब ये लूप कितनी दफा चलेगी वो डिपेंड इस चीज पे करेगा कि जो क्यू की लेंथ कितनी है, यानी क्यू के अंदर इस वक्त कितने एलिमेंट्स क्यू के अंदर जो है मौजूद है। अगर लेट्स से कि ये 10 एलिमेंट्स हैं तो ये क्यू 10 टाइम्स चलेगी। अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो ये ये लूप जो है ये 100 टाइम्स चलेगी। अगर इससे ज्यादा है, 1000 एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या होगा कि ये लूप 1000 टाइम्स चलेगी। मतलब जितनी उसकी क्यू की लेंथ होगी उतने उतनी दफा ये लूप जो है वो चलेगी। तो जैसे जैसे क्यू की लेंथ ज्यादा होती जाएगी, ये फॉर लूप इसके इसके नंबर ऑफ जो आइटरेशन है वो भी क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें ये है कि जब भी हम, अगर ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक दफा ऐड करना है और एक दफा रिमूव करना है। ये प्रोसेस जो है ये होता है जब भी आप जैसे ना से अब ये चल रहा है, फर्ज करें कि ये जो है ये कंप्यूटर इस वक्त चल रहा है, तो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें आपको कई दफा जो है वो करना पड़ सकता है। हमने इंशाल्लाह एक और टॉपिक करना है, नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह उसको जो है वो करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम स्टैक हम किस तरह से, किस पर्पज के लिए जो है वो हम जो है उसको इसको हम यूज करते हैं। तो उसकी उसकी एक जो है वो हम एक अभी कह लें कि एक एग्जांपल लिखेंगे, काफी डिटेल से जो एग्जांपल लिखेंगे
फिर इसमें हम ये देखेंगे कि जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो हम स्टैक की मदद से जो है उनको जो है वो हम इसकी मदद से, स्टैक की मदद से हम उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह की सिनेरियो है कि क्यू है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी आप ऐड कर रहे हैं कभी रिमूव कर रहे हैं, और हर दफा जो है जब भी ऐड या रिमूव करते हैं और फिर इस तरह से आपके पास एक फॉर लूप आ जाती है, वो फॉर लूप फिर आपको उसमें आपको जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो अब उससे क्या होगा कि जो आपके प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जाएगा। जाहिर बात है क्यू में जितने ज्यादा एलिमेंट्स होते जाएंगे उतनी ज्यादा दफा फिर जो ये लूप चलेगी, और फिर उतना उतना आपको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर इनमें हर ऑपरेशन जो है जब भी आप शिफ्टिंग करते हैं ना, ये तो इसमें फिर टाइम लगेगा, और वो भी 100 या 1000 में इस तरह की शिफ्टिंग के ऑपरेशन हो तो उसमें उतना ज्यादा टाइम जो है वो लगेगा। तो उसका याद है कि आपने हमने सोल्यूशन क्या निकाला था, एक सिंपल सोल्यूशन हमने किया था। हमने कहा था कि ये जो फर्स्ट 10 वाली रिस्ट्रिक्शन है ना, ये आप खत्म कर दें। तो वो फर्स्ट 10 में फिर क्या होगा कि फिर इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि एक ही स्टेप में आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि रेयर जो है वो हायर ऑर्डर्स की तरफ रखें, तो यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और पीछे से जो है वो एलिमेंट आप रिमूव करते हैं। तो अब लेकिन उसका भी एक नुकसान था, हमने भी उसका भी साइड इफेक्ट देखा। साइड इफेक्ट ये था कि फिर जो आपकी क्यू होती है ये आगे की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाती है, और फिर उसमें ऐसा सिनेरियो आता है कि वो उसमें फिर ये होता है कि आपके पास लोकेशन तो होती हैं शुरू में, लेकिन आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, और आपको जो है ऐसा फील होता है कि जो क्यू है ये फुल हो चुकी हुई है। तो उसका फिर हमने एक हल निकाला था कि हमने सर्कुलर क्यू पे जो है वो हमने डिस्कस की थी कि हम सर्कुलर क्यू बनाएंगे, और सर्कुलर क्यू जो है वो फिर उससे ही मसला जो है वो हल हो जाएगा। पर ये उसका डिफरेंट तरीके है ना उसको करने के। अच्छा, अब यहाँ पे मसला जो है वो ये है, जो हम चीज कर रहे हैं वो ये है कि जो आपका जो एल्गोरिदम है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो अब हम जब भी कॉस्ट से मुरादी होती है, उसमें ये नहीं होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पे पैसे कितने लग रहे हैं या आपको कितना पे करना पड़ेगा। इसमें आपको मेनली दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक ये है कि इस पे सीपीयू टाइम कितना लग रहा है, और दूसरा ये है कि इसमें मेमोरी या जो रैम है वो कितनी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ये दो चीजें मोस्टली जो है वो हम इन टर्म्स में जो है ना वो हम कोई कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एल्गोरिथम है उसकी उसकी जो कॉस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह से है कि फर्स्ट करें कि आपने कोई हाउस बनाना है, घर बनाना है आपने, तो आप क्या करते हैं कि आप उसका एक मैप बनवाते हैं, आप इंजीनियर से कहते हैं इसका मैप बना दे, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, आप ये बताते हैं इसकी कितनी कॉस्ट जो है वो लगेगी। तो अब उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन में फिर क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को देखते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि ये अभी मैं रिसेंटली एक्सपीरियंस से गुजरा, तो इसलिए जो है ना वो मेरे जेहन में एग्जांपल भी आ गई है कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, उनकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। अब आपने देखना होता है कि जो आपका बजट है, जो भी आपने बजट अपने इस घर बनाने के लिए रखा है, उस बजट के मुताबिक कौन सा मटेरियल जो है वो आपको सूट करता है। तो फिर आप जो है ना वो एक सोल्यूशन आप कहते हैं ठीक है जी, ये वाला जो मटेरियल है या ये वाला जो भी हमने चूज किया है, मैप नक्शा है या जो भी है, दिस इज गुड, हम उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा कि जब आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, अभी तो आप जाहिर सी बात है कि ये जो आप इस वक्त जब आप एकेडमिक्स में अभी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा कम ही होगा कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत पड़े कि जी ये मेरे कंप्यूटर पे चल भी सकेगा या नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल बाज़ इस तरह से होता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके लिए आपको जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज की, ज्यादा रैम की या ज्यादा पावरफुल सीपीयू की जरूरत पड़ती है। तो ये नहीं होता कि आप जो है वो ये क्या करते हैं कि जो कॉस्ट पे करते हैं वो आपको रुपीज में, इनफैक्ट क्या होता है कि जो जो रिसोर्सेज है उनकी फॉर्म में आप कॉस्ट जो है वो पे कर रहे हो। अगर आप आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल के वो ड्यूल कोर सिस्टम है, सिंपल कोर टू ड्यू सिस्टम है, थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसके अंदर जो है 1 GB रैम जो है वो लगी हुई है। तो अब आप इस पर प्रोग्राम चलाते हैं, वो चलता ही नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो इस पर चल ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। इस सिस्टम की कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर आप कोई नया सिस्टम लेते हैं, आप कोर i3 या कोर i5 या कोर i7 का सिस्टम लेते हैं और उसमें 8 GB या 16 GB की आप जो है ना वो रैम इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो इसकी निस्बत जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इस फॉर्म में आप कॉस्ट जो है उसकी पे करेंगे। तो इसलिए जो है ये ये कोर्स जो है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप ये करते हैं कि आप एल्गोरिथम्स की कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं।
ठीक है। अगेन क्या होता है कि ये एक एस्टिमेट होता है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉस्ट। एग्जैक्ट कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट, वो आपको सिर्फ उस वक्त पता चलती है जब आप कुछ चीज बना लेते हैं, बना के चला लेते हैं, फिर आपको पता चलती है। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और ये कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, ये अभी जैसे मैंने आपको ये हाउस की एग्जांपल दी इसमें भी क्या होता है कि उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बता सकते हैं कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कितनी ईंटें चाहिए, कितनी रेत चाहिए, कितनी बजरी चाहिए। फिर उसकी बिना पे आप क्या करते हैं कि आप एक कॉस्ट एस्टिमेशन कर देते हैं कि हमारे घर की इतनी कॉस्ट जो है वो आएगी। तो वो एक एस्टिमेट होता है। और अगर आपने हर पैरामीटर को बिल्कुल कंसिडर किया है और उसमें आपने कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं है, तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपकी ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसके बहुत करीब होगी। अदरवाइज क्या हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। और मोस्ट जो सबसे जो कॉमन चीज है वो क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आपकी बहुत कम होती है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको घर बना रहे हैं तो अक्सर ऐसा होगा कि आपको ये फेमिलियर ये शायद एक्सपीरियंस हुआ हो कि वो जो जो भी ठेकेदार वगैरह जो भी आते हैं तो वो कहते हैं कि जी इतने का बना देंगे, 10 लाख रुपए लगेगा। लेकिन जब आप बनाना शुरू करते हैं तो पता चलता है जी 10 भी लग गया, 15 भी लग गया, 20 भी लग गया, और 25-25 लाख रुपए में घर बन गया। इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो उसकी रीजन बेसिकली होती है कि वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ मतलब अपने अपने जो एस्टिमेट है उसको उसको सॉलिड पैरामीटर्स पे सपोर्ट करने के बजाय वो जस्ट एक क्या करते हैं कि वो जस्ट एक रफ सी मेजरमेंट लेके तो कहते हैं ठीक है जी इतनी इतनी कॉस्ट है वो आई। तो ये हम यही ये अब जो हमने टॉपिक ये करना है आज और कल, इसमें हमने ये चीजें डिस्कस करनी है कि हम कैसे हम देखेंगे कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम जो एफिशिएंट है। और ये जो एफिशिएंटी का हमने क्लास जो हमने यहाँ पे शुरू में हमने देखा था, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो कम होगी। तो अगर उसकी कॉस्ट कम है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है, फिर हम उसको अडॉप्ट करेंगे। और जो भी आप काम करेंगे, जैसे भी हमने क्यू को देखा था, क्यू को इम्प्लीमेंट करने की एक से ज्यादा तरीके हैं और उसमें हर एक तरीके के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। कुछ अच्छे है, कुछ की कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, कुछ की जो कॉस्ट कम होगी। तो अब हमने देखना है कि हमें कौन सा सूट करता है, तो हमने वो वाला वो जो हमें सूट करा होगा हमने उस एल्गोरिथम को हमें अडॉप्ट कर लेना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन होती है ये ऑलवेज इम्प्लीमेंट करने से पहले होती है। ये नहीं होता कि फर्ज करें कि आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, और आप फिर जो है ना वो तीनों ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर लें और इम्प्लीमेंट करने के बाद हाँ ये जो नंबर 3 था ना ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, इसको हम चलाते हैं। ऐसे नहीं होता। होता इस तरह से है कि एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या है, ये आपके आप कह लें कि ये आपके जनरल एक होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, सिर्फ एक तरह का डिजाइन होता है जिसमें आपने बताते हैं कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बाद में आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो मैं भी क्लास में आपको बताता हूँ, मैं आपको एल्गोरिदम ही बताता हूँ, सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम जो है वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि ये इस काम को हमने इस तरह से जो है वो करना है। और बाद में आपका काम होता है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप C++ यूज कर लें, जावा यूज कर लें, जो मर्जी यूज कर लें। अच्छा, तो उसमें क्या है कि कॉस्ट एस्टिमेशन हमेशा इम्प्लीमेंटेशन से पहले होती है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो फिर फायदा, उसका फायदा कोई नहीं, फिर तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगी। और दूसरा ये है कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों को इम्प्लीमेंट करने, तीनों में से आपने एक चूज करना होता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और उसमें तीनों में से उसको चूज करेंगे जो ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, यानी कि जिसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो एस्टिमेशन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ रफली बताते हैं, एक रफ आइडिया देते हैं, एग्जैक्ट चीजों को बताने की जरूरत जो है वो नहीं होती। तो इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि दो एल्गोरिथम कैसे कंपेयर करते हैं। एक तरीके का ये, अब वो मैंने आपको सारी बिग पिक्चर बता दी है, अब अगेन हम उसको जो है ना वो थोड़ा सा देखते हैं। तो एल्गोरिथम को कंपेयर करने का तरीका क्या है कि आप क्या करें कि इनको कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं, इनके प्रोग्राम्स बनाएं, रन करके देखें कि दोनों में कितना अच्छा। तो इसकी इसकी जो रीजन है, कि ये अप्रोच क्यों नहीं काम कर सकती, पहली रीजन ये, हैव टू टू प्रोग्राम बट जस्ट वांट टू कीप वन। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप दो घर बनाते हैं, तो दो घर बनाने के बाद फिर आप कहते हैं कि जी ठीक है जी ये घर जो है नहीं कम कीमत है तो हम इस वाले को गिरा दें। ऐसे तो नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तरीके का नहीं है। तो इसी तरह से ये है कि अब आपने एक प्रोग्राम लिख लिया, अब आपने उसमें एफर्ट कर ली, जो आपने एफर्ट करनी थी वो कर ली,
वो सारी एफर्ट जो है वो अब आपने कर ली, और एफर्ट करने के बाद जो है वो फिर आपको जो है ना वो फिर पता चला कि जी वो तो ये दो एल्गोरिदम हमने दो प्रोग्राम लिखे थे, इसमें तो ये वाला जो ठीक है, ये दूसरा आपने प्रोग्रामर को पे भी कर दिया, आपने जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो भी आपने यूटिलाइज कर लिए, सब कुछ कर लिया, बाद में आप कह रहे हैं कि हाँ ये वाला जो है ना ये ठीक है, इसको रख लेते हैं, दूसरे को फेंक दो। अच्छा, बेटर रिटर्न प्रोग्राम। अच्छा, उसमें फिर एक चीज जो है वो ये होती है कि बाज़ अवत इस तरह से होता है कि एल्गोरिदम प्रोग्रामर भी अच्छे और बुरे होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। कुछ प्रोग्रामर जो है ना वो अच्छे होते हैं, प्रोग्रामिंग स्टाइल और प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो अच्छी होती है, लेकिन कुछ प्रोग्रामर ऐसे होते हैं कि जो मतलब इतने अच्छे प्रोग्राम जो है वो नहीं लिखते। तो अगर इत्तेफाक से इस तरह से हुआ है कि एक प्रोग्राम एल्गोरिदम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसको लिखने वाला प्रोग्रामर अच्छा था, तो वो उसको जो है ना वो ठीक होगा। और दूसरी तरफ एक एल्गोरिदम था, वो अच्छा तो था लेकिन जो लिखने वाला प्रोग्रामर था वो इतना स्किलफुल नहीं था। तो इस चीज का भी फर्क आ सकता है। The choice of numerical test cases might unfairly favor one algorithm। तो उसमें फिर क्या है कि नहीं, वो ये भी हो सकता है कि आपने दो डिफरेंट सिस्टम पर चला लिया। बात बात इस तरह से होता है कि ऐसे भी नहीं होता कि या जो कंडीशन थी जिनके अंदर वो प्रोग्राम चला, वो कंडीशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो उस वजह से उनको जो कंपैरिजन है वो इतना इतना एक्यूरेट जो नहीं होता। व्हाट इफ बोथ एल्गोरिदम डिड नॉट फॉल इनटू द रिसोर्स बजट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, कि वो ये है कि अगर दोनों ही एल्गोरिदम जो है वो आपके बजट में फॉल नहीं करते, यानी कि जो आप चाह रहे हैं उसके अंदर जो है वो नहीं है। तो ये इस वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो खासतौर पर जो इंजीनियरिंग फील्ड में उसमें उसमें ये होता है कि उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। सबसे पहले जैसे आपने एक ब्रिज भी बनाना है ना, तो आप पहले बताते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो फिर उसके बाद फिर आप कहते हैं अच्छा हम किसी तरीके से इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा बजट इतना नहीं है, हम इतना बजट को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं वो इसके अंदर पूरे नहीं आ रहे, तो अब इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो ये एक चीज है। तो अगर लेट्स से कि दो दो एल्गोरिथम है, आपने उनको इम्प्लीमेंट भी कर लिया वो प्रोग्राम, फिर भी वो जो है ना वो आपके आपके उस रिसोर्स बजट के अंदर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसका एक तरीका यह कार है कि हमारे पास एक मैथमेटिक्स की एक फील्ड है जिसको कि हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। जो है वो क्या है कि ये यूज होता है टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सर। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक कॉस्ट एस्टिमेशन ये टेक्निक है। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, इसमें हम एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो हम इसके अंदर नहीं बताते, हम सिर्फ एक कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और वो अब देखेंगे कि उसमें हम फिर बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर को हम ज्यादा वेटेज देते हैं, कुछ को इतनी वेटेज जो है नहीं देते, वो आगे चल के जो है वो हम देखेंगे। Actually, an estimating technique, asymptotic analysis has proved useful for two computer scientists who must determine if a particular algorithm is worth considering for implementation। तो हम एक्चुअली इसमें करते क्या हैं, हम पहले एक एल्गोरिथम लिखते हैं, जो भी हमने टास्क करने होते हैं तो हम उसका एक एल्गोरिथम लिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है ये जो है ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, यानी इसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज जो है वो चाहिए। तो अगर तो वो हमारे रिसोर्स बजट में फॉल करता है तो ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम उसको जो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। या हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा चॉइस हो, हमारे पास दो या तीन चॉइसेस हो, उनमें से हम देखेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट बेटर जो है वो कौन सा, फिर उसको जो है वो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। The critical resource for a program most often is running time. Typically, you will analyze the time required for an algorithm. Um, ये उसमें or the instantiation of an algorithm in the form of program and then a space required। तो ये दो चीजें हैं, आपने देखना है कि टाइम कितना उसको चाहिए, यहाँ पे कितना टाइम चाहिए। टाइम का मतलब ये होता है कि कितनी देर के लिए उसको एग्जीक्यूशन चाहिए, और दूसरी होती है स्पेस कितना उसको जो है वो रैम या मेमोरी जो है वो कितनी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या है कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रनिंग टाइम को, वो कौन कौन से हैं। उसमें होते हैं स्पीड ऑफ सीपीयू, और बस स्पीड, पेरिफेरल हार्डवेयर वगैरह, अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट, competition for network resources, the programming language, quality of code generated by compiler, the coding efficiency of the computer programmer। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अफेक्ट करती है रनिंग टाइम पे। तो इसलिए होता क्या है कि जो जब आप ये कहते हैं ना कि हम इम्प्लीमेंट देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बेटर काम करता है, तो उसमें देखें कि काफी सारी वेरिएशन जो है वो आ जाती है। तो दिस इज नॉट द केस। ये जो है ये इस तरह से आप उसको नहीं करते। अगर इनमें से कोई भी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने जारी बात है कि आप ये नहीं कहेंगे कि एक ही प्रोग्रामर जो है ना दोनों प्रोग्राम्स को या तीन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे।
मे बी हो सकता है कि आप तीन, आपके पास दो या तीन प्रोग्रामर है, आप उनको कहेंगे भाई एक एक को तुम करो, दूसरे को कहते ये इसको तुम करो, तीसरे को फिर के तुम करो। तो अब उनमें अगर कोई अच्छा अच्छा प्रोग्रामर है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा अच्छा कोड लिखेगा, जो कम एक्सपीरियंस है हो सकता है उसका कोड इतना अच्छा ना हो, तो फिर उसमें भी फर्क आ सकता है। तो इस वजह से क्या है कि हम ये इस चीज को हम नहीं फॉलो करते कि हम प्रोग्राम को एक्चुअली एग्जीक्यूट करके उसको रन करके फिर देखें कि इनमें से कौन सा बेटर है। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप उसको पहले उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर लें, फिर उसमें से जो बेटर है फिर उसको जो है वो आप उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, सर ये जी जो बेटा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये किस तरह इफेक्ट करती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन क्वालिटी ऑफ कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। अच्छा, उसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना एक 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 फीचर होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो, उसको हम कहते हैं ब्रेविटी कहते हैं। ब्रेविटी जो है ना वो क्या कहते हैं कि अगर ब्रेविटी हाई हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप कम इंस्ट्रक्शन लिख के जो है वो ज्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को के बारे में जो है ना वो आपने पढ़ा होगा कि हाई लेवल जैसे सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारी की सारी जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मतलब वो सारी एग्जांपल्स का आपको पता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अलावा बाकी सारी जो है वो हाई मशीन और असेंबली के अलावा बाकी सारी जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज होती है कि अगर आप सेम टास्क डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप उसमें करें तो उसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम नहीं होगी जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज क्या होती है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो ये फिर क्या होता है कि ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसमें होता क्या है कि अगर ब्रेविटी हाई है तो इसका मतलब है कि आपको इंस्ट्रक्शंस कम लिखनी पड़ेंगी, और अगर ब्रेविटी लो है तो उसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन आपको ज्यादा जो है वो लिखनी पड़ेंगी। लेकिन इससे ब्रेविटी से जो है वो एक एक और इसका इसका जो फायदा ये होता है कि अगर ब्रेविटी हाई हो तो जब आप जब ट्रांसलेट करते हैं ना प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर ब्रेविटी लो हो तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कम टाइम में जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज तो इसके अंदर जो है वो ये होगी कि कोड आपने जो लिखा हुआ है ना वो इफेक्ट करता है, वो आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट करता है, क्योंकि उसने फिर ट्रांसलेट होना होता है, ट्रांसलेशन उसकी होनी थी इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये चीज जो है ना फिर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरह से, अब जरूरी नहीं होता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब वो मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट करे तो वो सेम टाइप का करे, वो डिफरेंट टाइप का भी जो है वो हो सकता है। तो ये फिर इस वजह से जो है ना इसके अब अगर आप देखें तो ये एक मतलब हम आगे चल के आप जब एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे उसमें आप ये बुक्स वगैरह में ये चीजें जो है वो हैं कि अगर आप वही प्रोग्राम आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं वही, और वही प्रोग्राम आप जावा में लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है ना सी प्लस प्लस में ज्यादा कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, ज्यादा फास्टर एग्जीक्यूट होता है, जबकि जावा में जो है वो थोड़ा टाइम ले लेता है। तो उसकी उसकी में भी उसकी जो रीजन ये होती है कि उसकी एक जो रीजन थी जो मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि जावा की ना लाइब्रेरीज काफी ज्यादा थी। जब भी आप प्रोग्राम को आप चलाते हैं तो इसकी बहुत सारी, क्योंकि ये बनाया इस पर्पज के लिए गई है कि इसने जो है वो इंटरनेट पे चलना है, यानी कि जो रिमोट प्रोग्राम इससे जो है वो चल सकते हैं, तो वो जेवीएम वगैरह इस तरह से होते हैं, तो वो फिर ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम करती हैं। उसके मुकाबले में सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होगा वो जो है वो कम कम रिसोर्सेज जो है वो यूज करेगा। इस वजह से जो सी प्लस प्लस है अभी भी जो आप कह लें कि जैसे डिवाइस ड्राइवर, या अगर आपने कोई लो लेवल की कोई इंटरेक्शन करनी है तो उसके लिए मोस्टली जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो इस्तेमाल होती है। तो दिस ये एक मैंने रफली आपको मैंने बता दिया कि फर्क होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आप सेम टास्क भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें, उनके रनिंग टाइम में, उनके रिसोर्स जो वो यूज करते हैं उसमें जो है वो फर्क होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फर्क क्या होता है कि वो ये होता है कि वो किस किस्म का एमएल कोड जो है वो जनरेट करते हैं। वो एक चीज और होती है, सी प्लस प्लस का एमएल कोड जो है वो डिफरेंट होगा, जावा का एमएल कोड जो है वो डिफरेंट होगा, दोनों के कोड जो है वो सेम नहीं होंगे। फिर उनकी जो एग्जीक्यूशन मशीन पे होती है वो भी डिफरेंट होती है। अगर आप एक ही कंप्यूटर पे दो सी प्लस प्लस के जावा के प्रोग्राम चलाएं, वो सेम टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, तो दोनों की परफॉर्मेंस में और दोनों की रिसोर्स जो कंजप्शन है उसमें फर्क होगा। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बाकी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे पाइथन वगैरह है या दूसरी हैं, उसमें भी इसी तरह से खासतौर पर जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा रिसोर्स ग्रैबर होते हैं, मतलब रिसोर्सेज जो है
वो ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस हैं, ये इतना ज्यादा रिसोर्सेज जो है, ये ज्यादा इनका कोड ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें वो विजुअल प्रोग्रामिंग टाइप की चीज नहीं होती, तो इस वजह से ये ज्यादा बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या है कि जी एस्टिमेट करते हैं हम, तो एस्टिमेशन हम किस तरह से करते हैं, वो उसका तरीकेकार क्या है कि हम ये मेजर करते हैं कि नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो है वो कितने चाहिए उस एल्गोरिथम को जो है वो। अब ये हमने देखना है कि बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। For example, when comparing sorting algorithms, the size of problem is typically measured by the number of records to be sorted. A basic operation must have the property that its time to complete does not depend on the particular values operated. ये उसकी डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि इसमें इसको जो टाइम चाहिए जो कंप्लीट होने के लिए, वो इसके इसके टाइप ऑपरेंड्स पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, वो जो है वो भी हम देखते हैं। Adding or comparing two integer variables are example of basic operations in most programming languages। बस करेंगे आप इस तरह से करते हैं कि a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको दो ऑपरेंड्स चाहिए। अब इन ऑपरेंड्स की, ये तो हमने वेरिएबल लिखा है ना, अब इसकी वैल्यू जो मर्जी हो, अगर आप 2 + 3 करेंगे तो भी उसमें इतना टाइम लगेगा, अगर आप 2000 + 3000 करेंगे तो उसमें भी उतना ही टाइम, तकरीबन उतना ही टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तकरीबन उतना ही, ऑलमोस्ट अगर इससे इससे बड़ी वैल्यू भी होगी तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं कि आप इतना टाइम लगेगा जिसको आप कह सके हाँ ये बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इसके अंदर लगे। इसी तरह से अगर आप दो एल्गोरिथम को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका इसका जो टाइम चाहिए, इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने के लिए टाइम चाहिए, वो ऑपरेंड्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ऑपरेंड की वैल्यू कम होगी तो भी उतना टाइम लगेगा, अगर बहुत ज्यादा होगी तो भी उतना टाइम जो लगेगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन की होती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि चूंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसमें कोई इसमें कह लें कि माइन्यूट सी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उसको लेंगे कि अगर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आती है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर उसमें कुछ ऐसी चीज है कि जिसको, जैसे अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2 + 3 करते हैं, तो इसमें हो सकता है कि ये 1 नैनो सेकेंड लग जाए। ठीक है। और अगर आप 2000 + 3000 करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, तो जी वन वन शायद इतना टाइम लगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं, जो ये जो टाइम है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर इवन 1.1 भी हो तो आप उसको उसको भी जो है 1.01 हो तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। इट्स ओके। ये इतना टाइम नहीं है कि इसको आप कंसिडर करें और इसकी बेस पे जो है फिर आप पूरा एस्टिमेशन को जो है वो चेंज कर दें। Summing the contents of array containing n integers is not, because the cost depends on the value for value of n। अच्छा, उसमें इसमें ये क्या है कि आपके पास एक है, और उसके अंदर जो है ना एन इंटीजर्स है, n नंबर है, और आपने करना क्या है कि उसमें आपने उन सबको ऐड करके उसका सम बताना है। तो उसके लिए सिंपल एक फॉर लूप लगेगी। आपको बताइए, अगर आप इस तरह से लें n = 10, तो आप इस तरह से फॉर लूप लेंगे, I = 0, 0, और फिर उसके बाद आई इज लेस देन 10, I++, और सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इसको सम कर देना है। ये सिंपल सा, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना ये उसका कोड है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो सम आप कर रहे हैं ना, कि आप उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सम कर रहे हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि अरे का साइज कितना है। अगर अरे का साइज चेंज होगा तो ये इस इसका इस ये सम फाइंड आउट करने में जो टाइम लगेगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका साइज 10 है तो ये लूप जो है 10 टाइम चलेगी, अगर ये साइज 100 हो गया तो ये 100 टाइम्स चलेगी, और अगर 1000 हो गया तो फिर क्या हो गया, 1000 टाइम चलेगी। तो अगर फर्स्ट करेंगे, लेट्स से रफली स्पीकिंग, अगर एक एडिशन को कंप्लीट होने में 1 सेकंड लगता है, ये जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ, तो 10 के लिए 10 सेकेंड, 100 के लिए 100 सेकेंड, 1000 के लिए 1000 सेकेंड। तो जाहिर बात है टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये टिपिकल सा एक होता है कि इसमें टाइम जो है वो इसमें बढ़ जाता है। तो इसको हम बेसिक ऑपरेशन जो है वो नहीं कहते। हम जो है वो सिंपल, अगर आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं दिस इज द बेसिक ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये एक एग्जांपल है, इसको हम कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू सीक्वेंशियल। तो इसको हम इसको कहते हैं कि इसमें इसका इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें, यार हम इसमें ये रहे हैं कि हमारे पास एक अरे है, और उसमें जो है वो हमने करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, वो हमने जो फाइंड आउट करनी है।
और हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहली लोकेशन इसकी जीरो होगी और आखिरी लोकेशन जो है वो n-1 होगी। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। तो हमें यहाँ से जीरो से लेकर आखिर तक यहाँ तक जो है वो सारी की सारी आप ये कह लें कि देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये, चूंकि ये सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि जो इसमें जो दो तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। एक होता है कि सेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें क्या होता है कि जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो जीरो पे होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आखिरी लोकेशन पे होती है। दूसरा आप डिसेंडिंग में कर सकते हैं, जिसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो जीरो पे होगी और जो लोएस्ट वैल्यू है वो होगी। तो अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो फिर आपको नहीं पता कि जो हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू है वो पूरी अरे में जो है कहाँ पे है। तो आपको हर एलिमेंट को वन बाय वन जो है वो उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक एल्गोरिथम है, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, हालांकि लग रहा है कि सी प्लस प्लस के या जावा के कोड के बड़े क्लोज है, लेकिन इनफैक्ट ये जो है ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। वेरी वेरी क्लोज टू, वेरी सिमिलर टू सी प्लस प्लस कोड, लेकिन ये एक्चुअल जो है वो सी प्लस प्लस में जो है ना वो नहीं है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, एक अरे ली है और हमने साथ उसका साइज बता दिया, उसका साइज कितना है। और हमने क्या किया है कि ये जो करंट लार्ज है ना वो इस वक्त जो है वो लोकेशन नंबर जीरो पे है। जो यानी कि जो ये जो एलिमेंट है ना बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर कर लेते हैं दिस वन इज द लार्जेस्ट। और उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलानी है और इसको हमने वन से लेकर लेस देन एन तक, क्योंकि ये आखिरी जो इंडेक्स होगा n-1 होगा, तो इसलिए हम इसको लेस देन एन जो है ना इसको रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है कि हमने दो कंसेक्टिव लोकेशन को कंपेयर करना है। करंट लार्ज जो है वो ये है जीरो, और उसके बाद जो इससे अगली है इन दोनों का आपस में कंपेयर करना है। तो अगर तो ये जो वन वाली वैल्यू है ये हाई है तो हम इसको जो है ना वो इसका ये करंट लार्ज को हम चेंज कर देंगे। अदरवाइज जो है ना वो, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही चेंज होगी, अदरवाइज जो है वो चेंज नहीं होगी। और इस तरह से हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे। हमने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया है कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर इससे लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है तो फिर ये जो करंट लार्ज है ना इसको हम चेंज कर देंगे। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो है ना वो फिर हम आगे चलते जाएंगे और वो फाइनली क्या होगा कि हम जो भी करंट लार्ज की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देंगे। तो ये जो है ना ये इसको हम कहते हैं इसको हम जो है ना वो हम कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। अब इसमें क्या है कि इसकी इसकी जो कॉस्ट है, हम बात करें इसकी कॉस्ट की, हमने देखना है कि इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या है। इसमें जो सबसे बेसिक ऑपरेशन है जो कंसीडर करने वाला है वो ये है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि ये ऑपरेशन हम कितनी दफा रिपीट करें। तो अब इसमें हम जो है ना वो इसको रिपीट करेंगे जितना इसका अरे का साइज होगा, तकरीबन उतनी दफा जो है वो रिपीट करेंगे। तो ये तकरीबन होगा n-1 टाइम। तो इसकी जो कॉस्ट फिर आएगी तो रफली आप कह सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो होगी n टाइम, यानी जितना अरे का साइज है उतनी ही इसकी जो है वो इसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो आएगी। ठीक है? तो अब इसको जो है वो हम देखते हैं कि रनिंग टाइम को किस तरह से डिटरमिन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रनिंग नॉर्मली द साइज ऑफ इनपुट की, इनपुट जो है वो कितनी है। इस केस में क्या होगा कि अरे का साइज जो है वो कितना है, जो उसका साइज है उसको वो जो है वो हम देखेंगे। फॉर अ गिवन इनपुट साइज एन वी ऑफ्टन एक्सप्रेस द टाइम, ये टी लेंगे टू रन द एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ एन। तो हम इस तरह से लिख देंगे टी ऑफ एन। तो अब उसमें हम ये बता देंगे कि ये टाइम है, तो जितनी ये एन जो है ना ये इनपुट साइज है। अभी आमतौर पे हमने देखा जब भी हम अरे का साइज देते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं एन से। दिस इज वेरी कॉमन नोटेशन, बड़ा कॉमन है कि एन जो साइज ऑफ रे है उसको हम जो है ना एन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट टी ऑफ एन इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो टाइम हमेशा क्या होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, वो कभी भी जो है ना वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव जो टाइम का मतलब जो है वो ये है कि वो टास्क जो है वो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो परफॉर्म वो जो है ना वो हो गई हुई है, वो ऑलरेडी जो है वो काम हो चुका हो, तो ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। टी जीरो तो हो सकता है लेकिन टी जो है वो जीरो से हाँ जीरो से लेस जो है वो नहीं हो सकता। Let us call C the amount of time required to compare two integers in function largest। तो अब जिस तरह से जो पिछले एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें हम सी टाइम जो है वो हम ले लेते हैं, इज द टाइम। एक एक ऑपरेशन को जो है जो जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें दो इंटीजर्स को आप कंपेयर करते हैं, जो अरे की दो कंसेक्टिव लोकेशंस को जो है वो आप कंपेयर करते हैं। तो एक एक कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए
ये कोई भी सी सेकंड हो सकते हैं, सी सेकंड या सी माइक्रो सेकंड या सी नैनो सेकंड हो सकते हैं। और टोटल टाइम फिर कितना हो जाएगा, सी इंटू एन। सी इंटू एन का मतलब क्या है कि एक ऑपरेशन के लिए एन सी, और आपके पास एन एन मतलब एन एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है कि टोटल फिर कितना हो गया कि उसको अपने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सी इंटू एन जो है वो हो गया। ठीक है, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया, हमने उसको ऐसे लिख दिया कि सी ऑफ, ये आपका टोटल टाइम जो है वो आ जाएगा। इसमें सी जो है कांस्टेंट है। ये फिर अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें कि हम इसको एस्टिमेट करें, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू नहीं दे रहे, हम सिर्फ इसको बता रहे हैं कि दिस इज जस्ट जस्ट एक बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आपने देखना है, अगर आप सी की कोई वैल्यू लेके और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि सी तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज होगा एन। तो जैसे जैसे एन चेंज होगा तो टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो भी चेंज होती जाएगी, वो भी डेफिनेटली जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इनफैक्ट जो जिस चीज पे जो आपकी आपकी जो टोटल कॉस्ट डिपेंड कर रही है, वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करी एन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इन इनपुट साइज जो है वो कितना है। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द ग्रोथ रेट फॉर द रनिंग टाइम ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। तो ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आपका जो एन है वो 10 हो तो उस वक्त आपकी कॉस्ट कितनी है, अगर एन 100 हो तो उस वक्त आपकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी है, एन 1000 है तो फिर कितनी होगी। तो इसमें होगा क्या, ये इसके ये ऐसे होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनपुट साइज, कि उसका साइज कितना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट कितनी है। तो अब यहाँ पे ये जिस तरह से ये है, ये एक लीनियर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए उनकी को पावर वगैरह जो है वो नहीं है। तो इसलिए जो इसकी कॉस्ट है, अगर आप ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगा, एक लीनियर ग्राफ जो है बिल्कुल इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ रहा है उस तरह से जो है वो कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये डिफरेंट साइज टाइप्स के कर्व हो सकते हैं, अभी अगली स्लाइड में जाके जो है वो इनको देखते हैं। कुछ जो होंगे वो थोड़ा फ्लैट होंगे, उनका ये जो इसको आप कहते हैं स्लोप कहते हैं वो कम होगी, कुछ की स्लोप ज्यादा होगी, कुछ जो है वो इस तरह से होंगे, इस फॉर्म में होंगे। ये इस फॉर्म में वाले जो होते हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट एकदम से ज्यादा जो है वो हो गई है। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और चीज का इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट रनिंग टाइम का मतलब होता है कि कोई ऐसी ऑपरेशन होते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट होता है, वो चेंज जो है वो नहीं होता। अच्छा, तो ये क्या है कि द रनिंग टाइम ऑफ अ स्टेटमेंट दैट असाइन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर टू वेरिएबल इज सिंपली द टाइम रिक्वायर्ड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अरे वैल्यू। तो इसमें ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके किसके रेफरेंस से बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ये देखा था ना, तो ये पहली स्टेटमेंट थी, ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें सिंपली हमने क्या किया है कि जो ये एक वेरिएबल लिया था करंट लार्ज, इसको हमने एक वैल्यू सेंड कर दी 0। तो इसका 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 इसकी जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, दिस इज द कांस्टेंट ऑपरेशन। यानी आप इसको 10 दफा भी परफॉर्म करेंगे, इस प्रोग्राम को 10 दफा भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो अब अगर आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, अगर इसकी जो टोटल कॉस्ट अगर निकालना चाहिए, इसकी इसकी कितनी है, तो आपने इसकी जो कॉस्ट कांस्टेंट होगी, इसको आपने C1 कह दिया, उसके बाद आपने देखना है कि फॉर लूप कितनी दफा चली है। तो इनफैक्ट फॉर लूप की कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसने एन टाइम से वो चलना होता है। उसके बाद आखिर में रिटर्न स्टेटमेंट है, इसकी भी कोई कॉस्ट जो है वो C3 जो है वो हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये इतने सिग्निफिकेंट जो है नहीं होते। ये ऑपरेशन जो है इसका इस पे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 नैनो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड इतना लगेगा, इससे ज्यादा टाइम इसको जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कांस्टेंट। इसमें क्या है कि यहाँ पे आगे देखते हैं, वी कैन अज्यूम दिस असाइनमेंट टेक्स अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू। लेट अस कॉल C1, इसको हम C1 कहते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम नेसेसरी टू कॉपी एन इंटीजर, नो मैटर हाउ लार्ज द अरे ऑन अ टिपिकल कंप्यूटर, द टाइम टू कॉपी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू द अरे इज ऑलवेज C1। तो वो हमेशा टाइम कांस्टेंट रहेगा, चाहे अरे का साइज जो मर्जी हो, उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दस दिस इक्वेशन फॉर दिस एल्गोरिथम सिंपली टी ऑफ एन इज इक्वल टू C1। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम कहते हैं। तो अक्सर इस तरह से होगा कि जो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, तो हम इनको टिपिकली इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि इनका टाइम कांस्टेंट होता है, चेंज चेंज तो होता नहीं, इनपुट से इसका कोई टाइम जो है वो चेंज जो है वो नहीं होता, तो इसलिए हम इसको टिपिकली इग्नोर कर देते हैं।
तो जिस तरह से ये देखें, ये जो है, ये जो सामने जीरो है, ये जो है ये कांस्टेंट रनिंग टाइम है। उसके बाद ये फॉर लूप है, ये नेस्टेड फॉर लूप आप देख रहे हैं। इसमें एक आउटर फॉर लूप है और एक जो है वो क्या है, वो आपके पास इनर फॉर लूप है। तो अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो फॉर लूप में क्या होता है कि चूंकि एक स्टेट रिपीट होती है, एक स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, हमने देखना है कि आउटर फॉर लूप कितनी दफा चली है और इनर फॉर लूप कितनी दफा चली है। तो अगर आप इसकी कंडीशंस को देखें, यहाँ पे जो कंडीशन जो है वो दी गई है, तो उसके मुताबिक अगर आप देखें, जो आउटर है वो भी एन टाइम्स चल रही है और इनर जो है वो भी एन टाइम्स चल रही है। तो अगर हम ये आपको नेस्टेड फॉर लूप अगर आपने पढ़ी है तो उससे आपको इस चीज का आइडिया होगा कि इसका जो टोटल रनिंग टाइम है वो कितना होगा, कि आउटर का रनिंग टाइम कितना मल्टीप्लाई बाय इनर का रनिंग टाइम कितना। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर। तो इसका एक्चुअल जो रनिंग टाइम है वो कितना है, वो इसका जो आ रहा है वो एन स्क्वायर जो है वो आएगा। तो ये टाइम जो है ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें इनपुट जैसे ही आपकी इनपुट जो है वो इंक्रीज होगी। फर्स्ट करें कि इनपुट 10 है ना, तो आपका टोटल रनिंग टाइम आ गया 100। अगर इनपुट 100 हो गई है तो 100 का आपने स्केल लेना है ना, तो ये फिर कितना हो जाएगी, ये 10,000 हो जाएगी। 100 into 100 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 10,000। यानी 100 से अगले आपने सिर्फ इनपुट जो है वो 10 से 100 चेंज की है, यानी 10 टाइम्स की है। और उसके मुकाबले में देखें कि जो उसकी आउटपुट है वो 100 से 10,000 पे हो गई है, यानी एकदम से सडनली इंक्रीज हुई है। सडनली एकदम से जो उसकी टोटल कॉस्ट है। इसी तरह से अगर आप 1000 कर देंगे तो फिर आपको पता है कि ये उससे भी जो है वो आगे चली जाएगी, 1 लाख पे चली जाएगी। सॉरी, 1 मिलियन हो जाएगा ये, दिस इज 1 मिलियन। 1 मिलियन इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी। अगेन दिस इज ह्यूज कॉस्ट, कि सिर्फ आपने ये इसमें अगर आप इनमें देखें, अगर आप इसको एन देखें तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें सिर्फ 10 का डिफरेंस है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इनकी जो रनिंग कॉस्ट हो जाएगी इस लूप की, वो आप देखें कि वो कितनी कितनी ज्यादा हो जाएगी। 100, फिर 10,000, और उसके बाद फिर मिलियन, 10 10 लाख, एकदम से जितनी जो है वो ज्यादा जो है वो होगी। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए। अगेन ये हम बात कर रहे थे ना कि अच्छे एफिशिएंट एल्गोरिथम की, तो जो एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा उसमें आप इस तरह की जो नेस्टेड लूप है उसको जो है वो अवॉइड करेंगे। नेस्टेड लूप जो है नहीं लगानी, बिकॉज नेस्टेड लूप से क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे। ग्रोथ रेट हमारे पास जो है ना वो 4 तरह की ग्रोथ रेट होती है। एक लीनियर ग्रोथ रेट हम उसको कहते हैं, दूसरे को क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट कहते हैं। ये जिस तरह से अभी हमने एन स्क्वायर का देखा था, तो ये क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट है। फिर हमारे पास लॉगरिथमिक ग्रोथ रेट होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इस तरह के होते हैं जिनमें 2 रेज टू, लॉगरिथमिक वो होते हैं जिसमें लॉग होता है, उसका इनपुट का लॉग जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया होगा कि ये जो है वो क्यों होता है। ये जो है ना, ये ये लीनियर ग्रोथ रेट है। तो आप देखेंगे बिल्कुल ये इनपुट है, ये आपका इनपुट, दिस इज आवर इनपुट साइज, यानी कि जो भी अरे का साइज है वो है, ये उसकी कॉस्ट है। इस तरफ वाई एक्सिस पे जो है वो कॉस्ट है। तो ये आप देखेंगे कि, ये इंक्रीज हो रही है, मतलब कितना उसमें जो है वो एकदम से जो है ये लीनियर जो है ये ठीक है, लॉग वाली भी ठीक है, एंड स्क्वायर वाली मतलब इस ओके, नो नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखें कि यहाँ तक तो ये ठीक थी। ये एक दो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई भी किया हुआ है, तो वहां पर तक भी देखेंगे 2 n स्क्वायर जो है वो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है ना फिर एकदम से उसमें राइज जो होना शुरू हो गई। लेकिन जो सबसे वर्स्ट है वो कौन सी है, वो ये जो हमने देखी थी कि जो एक्सपोनेंशियल है और ये फैक्टोरियल वाली, ये सबसे वर्स्ट है। तो इसमें आप देखें कि सडनली क्या होता है कि यहाँ पे ये आ रहे और एकदम से जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 रेज टू पावर 10 जो है, अगर आप देखें तो दिस इज 1024, फिर 2 रेज टू पावर 20 देखें तो इसका मतलब है 1024 into 1024। तो वो जो ग्रोथ है एकदम से इस तरह से जो है वो जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ग्राफ हमें अच्छा आइडिया दे देता है कि कौन सा ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर है। तो जब भी हम कोशिश करते हैं कोई एल्गोरिथम लिखने की, तो कोशिश हम करते हैं कि उसका जो ग्रोथ रेट है वो लीनियर हो। यानी इनपुट साइज, इनपुट जब चेंज हो तो उसकी जो उसका जो कॉस्ट है वो भी एक लीनियर में इस तरह का ग्राफ आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आनी चाहिए। लॉगरिथमिक भी ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते कि लीनियर नहीं ले सकते तो लॉगरिथमिक ले लें, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर काम खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो एन स्केयर वाले हैं, क्वाड्रेटिक या ये जो एक्सपोनेंशियल है, इनकी ग्रोथ जो रेट है ग्रोथ, जो इनकी कॉस्ट है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज होती है। एंड दिस इज नॉट गुड। ये जो है ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट गुड। इसको
कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है वो हम अवॉइड करें। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ये एक सॉरी, एक स्लाइड जो है वो रह गई, मैं हम खत्म हो गई है। तो ये है, ये सारा आप देख लें कि उसने एन की डिफरेंट वैल्यूज, और फिर उसने बताया है कि इसमें लॉग लॉग लेंगे कितने होगी, लॉग लेंगे कितने होगी, अगर एन लेंगे तो कितनी होगी, एन लॉग एन लेंगे कितनी होगी, एन स्क्वायर पे कितनी होगी, और एन क्यूब पे कितनी कॉस्ट हो जाएगी, और टू एन पे कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए कि सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जो है वो टू एन पे आ रही है। इनपुट साइज है, तो ये आप देख लें। तो इसी को ग्राफ किया हुआ, ये जो पीछे जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया है, वो यही सारी जो है ये यही ग्राफ हुई है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके इनकी, फिर बताया गया है कि उस पे जो है वो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी जो है वो आती है।